डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो अपनी जो मेमोरीज ऑफ कनाडा की सीरीज़ की एपिसोड 7 है, उसके साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं असल में यहाँ पे नायग्रा ऑन द लेक के पास आया हुआ था। मैं सोचा कि बड़ा अच्छा मौसम है, आप देख रहे हैं, तो मैं कहा चले यहाँ बैठ के इस जो वीडियो जो सी इसको रिकॉर्ड किया जाए। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ बात की थी कि बुनियादी तौर पर जब वो मुझे किडनी की इशू डेवलप हुई, प्रॉब्लम जो सी है, तो उससे ज़ाहिर पता फिर अल्टीमेटली आई हैव टू मूव टू कनाडा। और फिर यहाँ पे मेरी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हुई। और इनिशियली आपको पता ही है कि जिसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्योंकि ज़ाहिर है वो एक डायग्नोसिस के प्रोसेस पे सेवरल मंथ्स लगे। फिर अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि उसके बाद जो मेरा आप कह सकते हैं जो यूरोलॉजिस्ट था, उसने फिर गो हेड सिग्नल दे दिया, क्योंकि मेरी एक किडनी में सिस्ट थी एंड दे वांटेड टू मेक श्योर, रादर उसको रूल आउट करना चाह रहे थे कि यार ये कि मैलिग्नेंट तो नहीं है। थैंक गॉड एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज नॉट मैलिग्नेंट। तो उसके बाद जनाब फिर जो नेफ्रोलॉजिस्ट, उसने कहा कि जी मैं अब आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें बुनियादी तौर पे ये है कि ये आपको मैं पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना चाह रही हूँ कि ये एक स्वीट ट्रीटमेंट है। एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज़ कि ये 6 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट चलेगी। और इसमें आपको 1 महीना हम जो है स्टेरॉइड्स पे रखा करेंगे, 1 महीना जो है वो एक एंटी कैंसर मेडिसिन थी वो दी जाएगी। और उसके नतीजे में व्हाट्स गोइंग टू हैपन इसके जब आपको स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे तो आपका पूरा जिस्म फूल जाया करेगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी को ज़ाहिर बात है फिर वो फुला देते हैं। और उससे आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हो गए, क्योंकि पहले ये चीज़ों में आपको वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ये नहीं कि अंदर धुंध वो आपको स्टेरॉइड देना शुरू कर दें कुछ और जब आपको एंटी कैंसर मेडिसिन दी जाएगी तो फिर आपका जिस्म जो है वो श्रिंक होना शुरू होगा। तो बेसिकली ये एक SOP है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं आपकी तरह की डिजीज़ में, क्योंकि आपका हमें जो कॉज है डिजीज़ का वो पता नहीं चल सका। टेक्निकली आई वाज अ पेशेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लेकिन उसका क्योंकि कॉज पता नहीं चला तो उसको मेडिकल साइंस में इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम कह देते हैं। तो खैर मैंने कहा यार अब देयर इज़ नो चॉइस, अब ये 6 मंथ्स का जो भी आप हार्श ट्रीटमेंट की बात कर रही हो, सो लेट्स बिगिन इट, लेट्स स्टार्ट इट, आई एम रेडी फॉर दैट। अब ना वो ट्रीटमेंट जो उनसी स्टार्ट हुई और उसके नतीजे में व्हाट हैपेंड कि ज़ाहिर है स्टेरॉइड जो ऐसी चीज़ मैंने ज़िंदगी में कभी ली नहीं थी। अब वो स्टेरॉइड जब बॉडी के अंदर जाना शुरू हुए तो 2-4-5 दिन के बाद ही जैसे मेरा फूलना शुरू हो गया। और उसके बाद जनाब वाला वो सब कुछ जो यानी आपके पेट में भी दर्द हो रही है, आपकी बाकी ऑर्गन भी आपके सब चीज़ों को वो इफेक्ट कर रहे थे। बट एनी वो चीज़ चलती रही मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन 15-20 डेज़ के बाद मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मुझे लगा मैं बाई बैली विल बर्स्ट आउट, ये मेरा जिस्म फट जाएगा, ये क्या। मैंने कहा नहीं, उसको कॉल की, मैंने कहा यार मैं इसको बेयर नहीं कर पा रहा, तो थोड़ी सी डोज एडजस्टमेंट करो। तो उसने कहा अच्छा ओके अगर तुम इस तरह का फील कर रहे हो तो मैं थोड़ी सी 20% डोज जो ये कम कर देती हूँ। एनीवे वो खैर डोज़ कम कर दी कि उसे कोई इतना ख़ास फर्क नहीं पड़ा। बट फिर मैं मेंटली तैयार हो गया, मैंने कहा यार अब इसको फर्दर डोज कम की तो हो सकता है रिकवरी ना हो सके, तो इसलिए मुझे तो इसको बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जनाब महीने बाद फिर उसने दूसरी वो मेडिसिन देनी शुरू की जो एंटी कैंसर। उससे ये था कि जिसमें बिल्कुल वो आपकी एनर्जी सारी ड्रेन हो जाती है और आप एक केचुए की तरह गिर जाते हो। तो मतलब वो जो बच्चे थे वो बहुत अपसेट हो गए कि यार ये डैड के साथ क्या हो रहा है। 1 महीना ये फूल के कुपा बन जाता है और जनाब इस तरह इसको समझ नहीं आ रही होती और हाइपर हुआ होता है। फिर 1 महीने बाद जनाब ये बिल्कुल केचुए की तरह गिर जाता है, लेट जाता है और फिर क्या है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी मेंटल एगनी क्या होगी। तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मैंने कहा यार ये चीज़ अब इस तरह चल रही है नहीं। खैर वो ट्रीटमेंट जो सी है वो चल रही थी, चलती गई वो 4 महीने या 5 महीने, 4.5-5 महीने गुजरे होंगे। अभी ट्रीटमेंट का 1-1.5 माह रहता था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस तरह तो घर में माहौल बड़ा अजीब सा हो गया है, क्योंकि अब ये कनाडा की इमिग्रेशन तो एक बहुत बड़ा भोपाले जान बन गई है कि बच्चे भी परेशान है कि किस हिसाब में फंस गए, डैड के साथ क्या हो गया। तो मैंने कहा यार चलो इनको ना सैर कराने के लिए ले चलते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे ये बड़ा अजीब सा एडवेंचर है कि बंदा इतनी सीवियर मेडिकल ट्रीटमेंट में चल रहा है और कह रहा है सैर करानी है। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम नहीं, पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी फिरते रहे थे, बाकी भी आपको बताया कि ज़िंदगी में ट्रैवल करते रहे मुख्तलिफ मुल्कों में। मैंने बच्चों से कहा यार डोंट वरी, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, तो हम बाई रोड जो है ट्रैवल करेंगे। उन्होंने कहा पापा आर यू क्रेजी, कैन यू ड्राइव एवरीथिंग। मैं कहा यार डोंट वरी, इंशाल्लाह आई विल मैनेज। मैं कहा डोंट वरी, मैं कहा चलते हैं। तो पहले जनाब हमने मतलब मैंने कहा यार मैं इससे पहले कि बहुत लंबे ट्रिप पे चला जाऊँ, तो हमने पहला जो ट्रिप लिया शॉर्ट 3 डेज़ का था प्रॉब्ली, वो ऑटवा। हमने कहा जी ऑटवा चलते हैं, फेडरल कैपिटल देखते हैं। वहाँ पे हमने जनाब उसे कहते हैं एयरबीएनबी पे एक अच्छा खूबसूरत से शैले बुक किया। और उसके बाद वहाँ पे उस वक्त प्रॉब्ली 150th एनिवर्सरी कनाडा की भी गुजरी थी। तो उसमें से कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ इस वीडियो में। हम खैर वहाँ पे ऑटवा गए, बच्चे बड़े खुश हुए, उन्होंने देखा कि नहीं यार लाइफ स्टाइल अब फिर दोबारा नॉर्मल हो रहा है, तो डैड इज़ प्रॉब्ली फीलिंग बेटर नाउ। तभी ये ड्राइव करते हो ऑल द वे 5-6 घंटे में मिसिसागा से ऑटवा ले आए हैं। और जनाब उसके बाद फिर मैं वहाँ पे अच्छे 3 दिन गुजारे, बड़ा एंजॉय किया जाके, यानी लेक शेक में नहाई शाई भी। और जितनी ये सारी इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो उसे कहते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसकी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था,
یہ اور اس طرح کی جو ان کی یعنی آفیشیل بلڈنگ وہاں پہ ساری کی ساری تھیں، ان کو جناب اسے کہتے ہیں سیریں شیریں کی، جو اس کی فوڈ مارکیٹ تھی، فوڈ اسٹریٹ بلکہ کہتے ہیں رادر، وہاں پہ کھانے شانے کھائے ہوئے. مطلب وہ 3-4 دن ہمارے بڑے زبردست طریقے سے گزرے. میں بھی تھوڑا سا میرا بھی جو دھیان تھا نا وہ بیماری سے ہٹا. میں نے کہا نہیں یار ٹھیک ہے، لائف ناٹ لائک دیٹ. یہ مطلب زندگی میں آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور یہ اس طرح چیز کرتے رہنا چاہیے. گھر میں اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو ایسی دوائیاں کھاتے رہیں گے اور لیٹے رہیں گے، بیڈ سے اٹھے اور پھر سو گئے اٹھے، تو دیٹ وانٹ ورک. خیر وہ ٹرپ ہمارا بڑا اچھا رہا، ہم واپس آئے. اب اس کے بعد میرے ذہن میں کہ نہیں یار اب اس کا مطلب یہ کہ اس کو ایک سیکنڈ ٹرائی ایک اور ٹرپ کو دی جا سکتی ہے اور ابھی ہی کرنی ہے. میں نے پھر جناب اسے کہتے ہیں یہ کیا کہ پورا میں نے پلان کی کہ میں نے کہا یار اب کینیڈا کی نا ایٹ لیسٹ 5 پروونسز جو نووا اسکوشیا تک ہے نا، ہم یعنی کہ اونٹیریو کے بھی کچھ سٹیز ہم نے سلیکٹ کر لی. ہم نے جانا تھا کیوبیک پروونس کی ہم نے سٹی سلیکٹ کر لی. اس کے علاوہ نیو برانزوک کے اندر ہم نے کر لی، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ کا کر لی، اور اس کے بعد جو نووا اسکوشیا ہے وہاں پہ بھی. خیر ہم نے 18 دن کا اپنا ایک ٹرپ بنایا اور اس میں جناب والا پھر ساری ایئر بی این بی پہ بکنگ کرائی اور ہم نے اللہ کا نام لے کے ہم نے کہا چلو یار اب چلتے ہیں. تو سب سے پہلے مجھے یاد ہے ہماری جو تھا پڑاؤ تھا کہ واٹما پہلے رک چکے تھے، وہ ہم نے اس کو اسکپ کیا. ہم اسٹریٹ وے گئے مونٹریال میں ہم نے جناب 2 دن گزارے، بڑا اس کو انجوائے کیا. وہ ڈفرینٹ جو ان کا وہ ایک بڑا فیمس تھا اسے کہتے ہیں چرچ ہے، وہاں پہ بھی ہم گئے. اس کے علاوہ اور جو اس طرح کی چیزیں تھیں، چاہے وہاں پہ کوئی مثال کے طور پہ میوزیم ہے یا کوئی اور اس طرح کی کروز کی فیسلٹی ہے، کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں. مطلب ہم نے وہاں بچوں کے ساتھ فل اس کو انجوائے کیا. اس کے بعد وہاں سے 2 دن گزارے ہوئے ہم نے کہا جب کیوبیک سٹی کا رخ کیا. کیوبیک سٹی بہت خوبصورت، اس کو اولڈ کیوبیک سٹی کی بھی سیر کی، جو اس طرح سے کہتے ہیں ان کا جو ڈیم شیم تھا سارے ان کی سیریں کی، فوڈ شوڈ ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹرائی کیے، سب کچھ چیزیں. تو مطلب میں اپنے آپ کو بالکل اس طریقے سے اب لے کے چل رہا تھا جیسے ہم جیسے نارمل پرسن، اور میرے اس وقت میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں چل رہی ہے. آل دو آئی واز ٹیکنگ دوز میڈیسن، اسٹیرائڈس میں کھا رہا تھا. اور میرا ایک کنسرن یہ تھا کہ میں اسٹیرائڈس کے دوران ہی یہ جرنی مکمل کر کے جب وہ دوسری میڈیسن کا سائیکل سٹارٹ ہو اس سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے. اس کے بعد انرجیز اتنی آپ کی ڈرین ہو جاتی ہیں کہ آئی نیو اٹ کہ یار میں گاڑی کو یوں ڈرائیو نہیں کر سکوں گا زیادہ اتنے لمبے اسٹریچ کے لیے. پر تھینکس گاڈ کہ جناب اسے کہتے ہیں وہ کیوبیک سٹی کے اندر بھی بڑا اچھا ہم نے ایک جگہ پہ بک کرایا ہوا تھا. وہ بھی میرے خیال میں پرابلی خیالے تھا اس طرح ڈبل اسٹوری، بڑا خوبصورت قسم کا. تو بچوں نے بڑا وہاں پہ انجوائے کیا اور سب چیز ہم نے. اس کے بعد جناب ہم نے کیوبیک سٹی سے جو اسٹریٹ پہ کیا، اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ ڈسٹینس اتنا زیادہ ہوگا. ہم نے وہاں پر مجھے یاد ہے نووا اسکوشیا میں ایک چھوٹا سا ویلیج تھا اٹلانٹک اوشن کے اوپر، سیمبرو ویلیج، بڑا خوبصورت. مجھے لگا اس کی جو ٹوپوگرافی مجھے بڑی پسند آئی تھی. تو میں نے جناب وہاں پر اسے کہتے ہیں پھر وہ ایک اس طرح بڑا گھر بک کرا لیا 4 بیڈ کا. اور اس وقت یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ڈرائیونگ ڈسٹینس کتنا ہوگا. خیر ہم کیوبیک سٹی سے وہاں سے چلے اور وہ جب جرنی سٹارٹ کیا صبح کوئی 7-8 بجے، وہ پتہ چلا کہ جناب وہ جرنی ایٹ لیسٹ کوئی 14 آورس کا جرنی بن گیا، جس میں ہم کوئی ہارڈلی 5-10 منٹ کے لیے نہیں رکتے اور اس کے بعد چل رہے ہیں. اینڈ آف کورس اٹ واز مطلب وہ ایک قسم کا نائٹ میئر بن گیا کہ یار اب 14-15 گھنٹے لگا تھا ڈرائیو، اور میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا کہ علاوہ بچے چھوٹے تھے، ان کو وائف میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈرائیو کر سکے. اس کو ویسے ہی اس طرح ہائی وے کے اوپر مطلب نہیں اس کو پسند تھا ڈرائیو کرنا ہے نا. ایک آدھ بار اس نے ٹرائی کی لیکن آدھے پونے گھنٹے بعد اس کو نیند آ گئی. میں کہا چھوڑ یار ایسی گاڑی کی ہٹ ہوگی، لیٹ می ڈرائیو بائی مائی سیلف. خیر ہم ڈرائیو کرتے کرتے مجھے یاد ہے یہ جو جب ہم سیمبرو ویلیج پہنچے وہ رات کے کوئی 8 بجنے والے تھے، گرمیاں تھی، روشنی تھی، اور صبح کے ہم کیونکہ اٹھے ہوئے تھے 6 بجے سے نکلے ہوئے تھے. اور وہ جگہ بہت خوبصورت تھی لیکن اس وقت میں اتنا تھک گیا ہوا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے کہ آپ یقین کریں میں بس سیٹ کے اوپر سے ویسے بس سیٹ بیلٹ کے ساتھ بندھا ہوا تھا. مجھے پتا تھا یار کہ اگر میں ذرا سا موو کیا کہ رکا نا تو اس کا میرے میں ہمت نہیں رہے گی دوبارہ گاڑی کو چلانے کی. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یار اٹ واز اے فالی. بٹ اینی وے اب ہم نے بکنگ ایسے کرائی تھی اور گرمیوں میں رش بھی اتنا ہوتا ہے، آپ کو ہر شہر میں جو بکنگ ملتی بھی نہیں ہے ایئر بی این بی پہ، یو انڈرسٹینڈ اٹ، کیونکہ آپ کے روٹ پہ آنی چاہیے وہ چیز. اب یہ تو نہیں کر سکتے بکنگ کے لیے آپ 200-300 کلومیٹر کا ایڈیشنل جرنی کر لیں، ٹھیک ہے نا. بٹ اینی وے ہم خیر جناب سیمبرو ویلیج پہنچ گئے. وہاں پہ ہم نے جناب پھر بڑا زبردست طریقے سے انجوائے کیا. جو ان کا وہ سلور بیچ تھا وہاں پہ اسے کہتے ہیں جا کے اٹلانٹک اوشن کے ساتھ خوبصورت تصویریں وغیرہ اتاری. اس کے علاوہ جناب پھر ہمیں ان کا جو سٹی ہے نووا اسکوشیا وہاں پہ ہم چلے گئے. وہاں پہ ہم نے اسے کہتے ہیں پھر جو ہے ہیلی فیکس، اور ہیلی فیکس میں جناب پھر ہم نے وہ اسے کہتے ہیں جو کروزنگ بھی کی بہت زبردست. کئی پائریٹ شپ تھا بہت زبردست، بچوں نے بڑا انجوائے کیا. وہ جناب اس کے اندر ہم نے ساری کی ساری اٹلانٹک اوشن میں کروزنگ وغیرہ کی، اور پھر وہ پھرنا پھرانا ڈفرینٹ میوزیم، یعنی ہم نے زبردست طریقے سے اس کو ایک تفریح کے موڈ میں تھے کہ یار بیماری شماری جائے بھاڑ میں. اس وقت میرا یہ تھا کہ یار میں بچوں کو جو سائیکولوجیکلی وہ بیٹ ہو گئے ہیں کہ یار پاپا بیمار ہو گیا، پرابلی لائف از ٹوٹلی چینج. میں کہا لائف کو بھی دوبارہ ایک نارمل موڈ میں لے کے آنا ہے. خیر الحمدللہ وہاں سے چلنے کے بعد ہم جب واپسی میں ہم نے یہ کیا کہ جو
प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। हमने कहा यार उधर भी विज़िट करना है, वहाँ पे भी रुकना है। हम जनाब प्रिंस एडवर्ड आइलैंड भी पहुँचे, वहाँ बहुत खूबसूरत था, स्पेशली वो जो कन्फेडरेशन ब्रिज है, वो 14-15 के 17.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। तो वो जनाब उसके ऊपर से गुजरे, वो जनाब ज़बरदस्त तरीके से उसको एंजॉय किया और सारी वो वहाँ पे बड़ी फ़ोटोग्राफी की और मतलब बच्चे बड़ा उसको एंजॉय कर रहे थे कि ब्लू फ्लैशिंग वाटर उसके अंदर जनाब, नीचे अटलांटिक ओशन, ऊपर से जनाब इतना लंबा ब्रिज है, उससे आप गुजर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो दैट वाज रियली स्पेक्टेकुलर। और फिर जिस तरह इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमें सी फूड वगैरह का शौक है, तो वहाँ से हमने फिर वो जो इनका ये होता है जिस तरह आप कह सकते हैं लॉबस्टर्स मील है, ये क्रैब्स हैं, वो हमें बड़े पसंद थे, उन्होंने बड़े शौक से डिफरेंट रेस्टोरेंट में ट्राई किए और खाए, यानी वो हमें सी फूड बड़ा पसंद आया वहाँ का। इसी तरह ना आप वो ऐसे करते करते निकले, फिर हमने कहा चले यार आप उसे कहते हैं, फिर वापस हमने रखा हुआ था उसे कहते हैं क्यूबेक सिटी का वापसी में 2 नाइट्स, और हमने कहा उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देंगे। वो बहुत ही खूबसूरत, आप इसे जो लोग क्यूबेक सिटी गए हैं, मॉन्ट्रियल का भी डाउनटाउन बहुत ज़बरदस्त है, उसको भी हमने बड़ा एंजॉय किया था, लेकिन क्यूबेक सिटी का जो आर्किटेक्चर और सारा कुछ है वो आपको टिपिकल यानी कि यूरोप का टच देता है, स्पेशली मैं ओल्ड क्यूबेक सिटी की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन भी आपको थोड़ा सा वो टच देता है, बट क्यूबेक सिटी ज़्यादा मेरे ख्याल में खूबसूरत है और टूरिस्ट रिजॉर्ट ज़्यादा अच्छा किस्म का हुआ है। खैर वहाँ हमने फिर 2 दिन और गुजारे, फिर ना फराना सारा इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो सारी की सारी चलती गई। और फिर वहाँ से हम चले तो हमने कहा यार अब उसे कहते हैं, हमने जो है ये किंगस्टन का एक दरमियान में जगह आती है और टेरो में, हमने कहा यार वहाँ पे भी वो 1000 आइलैंड्स के नाम से मशहूर है, हमने कहा जी उसकी भी क्रूजिंग बड़ी मशहूर है। हमने वहाँ पे जनाब उसे कहते हैं 2 रातों की बुकिंग करा दी, वहाँ जनाब रुके आके, और वापसी में आते हुए थोड़ा सा वो हाईवे के ऊपर बड़ा ट्रैफिक जैम थी, बट एनीवे वो उसमें 2-3 घंटे हमें लगे। जो मेन हाईवे थी वो चौक थी, फिर हमने रीजनल रोड को एक अडॉप्ट किया और करते करते शाम को हम किंगस्टन पहुँच गए। फिर ना वो उसकी भी जो सारी का सारा आर्किटेक्चर है और सारा वो उसके कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अकेडमीज़ भी हैं, वो हमने बड़ा एंजॉय किया। स्पेशली क्रूजिंग हमने बड़ी उसमें वो 1000 आइलैंड्स की क्रूज़ शिप की वो क्रूजिंग हमने एंजॉय की, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनाब ये चीज़ जो सी है चली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस बीमारी के दौरान ये जो 18-20 दिन का ये चक्कर जो सारा का सारा गया, जो मैंने क्विकली आपको समराइज़ करके बताया, और से पहले कोई 3 दिन का जो ऑटवा का चक्कर लगाया, यानी कि 20-25 दिन की हमने को 22 दिन हमने जो सैर की, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक किस्म की ना जिसे कहते हैं एक फ्रेश एयर जो मिलती है, और एक आपका एक फिर आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं यार प्रॉब्ली लाइफ इज़ रिटर्निंग टूवर्ड्स नॉर्मलसी, और डैड भी ठीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दैट्स वाई इज़ बीन ड्राइविंग ऑल द वे, क्योंकि हमने तकरीबन को 3-4 हज़ार किलोमीटर का ट्रैवल किया था, एंड दैट आई वाज ड्राइविंग ऑल द वे। आपको होता है और 14-14 घंटे भी एट ए स्ट्रेच मुझे कुछ जगहों पर ड्राइव करना पड़ा, एवरेज में 8-10 घंटे तो यहाँ पे आपको ड्राइव करना पड़ता है, डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं। उसके बाद जनाब वाला हम अल्टीमेटली वापस अपने घर पहुंच गए। मैंने बच्चों से कहा यार अब तो हाउस योर मोरल, व्हाट डू यू फील? नहीं पापा वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंक्स गॉड वी आर मोर हैप्पी, क्योंकि आप माशाल्लाह जिस तरह ड्राइव करते रहे हो सारा कुछ, आप थके नहीं हो, आपने हमारे साथ सब कुछ किया है, आपने हर तरह की तफरी में पार्टिसिपेट किया है, आपने कहीं भी ये ज़ाहिर नहीं होने दिया या आपके कुछ फिजिकल एक्शन से पता चल रहा हो कि यू आर गेटिंग टायर्ड या आपके साथ कोई डिप्रेशन या कोई ऐसी चीज़ हो रही है। मैं कहना यार अल्हम्दुलिल्लाह आई रियली एंजॉयड इट लाइक एनीथिंग, एंड स्पेशली आई वाज हैप्पी दैट आई वाज विद माय किड्स एंड माय फैमिली। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मतलब कि मुझे इतनी हिम्मत दी, और जनाब वाला के इस इलाज के दौरान, जिसमें ज़ाहिर बात है जब मैं आपको बताऊँगा बाद में नेफ्रोलॉजिस्ट को मैंने बताया तो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा मिस्टर भट्टी व्हाई डिड यू डू इट? हम तुम फेंट भी हो सकते थे, कुछ और भी हो, यू आर टेलिंग मी नाउ कि यू हैव बीन ड्राइविंग फॉर 14 आवर्स एट ए स्ट्रेच, और ये तो तुम्हें एडीमा भी है, तुम्हें पता है सारा तुम्हारा वो इलाज चल रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। मैं कहा यार ये मेरी फैमिली की इशू थी, मेरे बच्चे थे, मैं उनको इस तरह नहीं देखना चाह रहा था। कहती ओके आई अंडरस्टैंड। फिर वो समझ गई, कहती नहीं। मैं कहा व्हाट आई डिड फॉर माई किड्स एंड यू अंडरस्टैंड। कहते फादर मैं उनको मतलब डीमोरलाइज नहीं देखना चाह रहा था, दिस वॉज माई प्राइमरी कंसर्न। आई न्यू इट कि इसमें एक रिस्क का एलिमेंट है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार थोड़ा बहुत रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ता है, इंशाल्लाह आई विल मैनेज इट। और मैंने कहा इस रिस्क को मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे पता था अपनी सेहत के बारे में, हर बंदे को अपना अंदाज़ा होता है, मुझे पता था कि इंशाल्लाह ताला आई वुड मैनेज इट एंड ये चीज़ ऐसे नहीं हुई। उसने कहा चलो यार ठीक है, वेरी राइट एंड यू हैव डन इट। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि तुम्हारी रिकवरी अंदर बॉडी से हो रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम अगर इतना ज़्यादा मतलब इस मेडिसिन, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन में जिसमें लोग ऊँधे मुँह होकर लेट जाते हैं और किसी से बात करना पसंद नहीं करते, तुम 12-12, 14-14 घंटे ड्राइव कर रहे हो, सैरें कर रहे हो, कहीं साइकिलिंग कर रहे हो, कहीं उसे कहते हैं क्रूजिंग कर रहे हो, क्रूज शिप में बैठे हुए हो, कहीं तुम म्यूजियम में फिर रहे हो, कहीं तुम खाने खा रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम्हारी बॉडी जो सी है वो अब यानी दोबारा नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। मैं कहा अल्लाह करे यार इट शुड बी लाइक दैट। एनीवे वो इलाज चलता रहा। जब 6 में मुकम्मल हुए, सितंबर के एंड में उसने फिर सारा ब्लड वर्क इस तरह कुछ किया, तो उसने कहा वेल मिस्टर भट्टी ये इसमें पार्शली गुड न्यूज़ है, पार्शली बैड न्यूज़ है फॉर यू। मैं कहा व्हाट डू यू मीन? कहती यार हुआ ये है कि आपकी ना
कंप्लीट रिकवरी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी. आपकी पार्शियल रिकवरी हुई है, और पार्शियल रिकवरी का मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू लिव विद दिस डिजीज़ थ्रू योर लाइफ. और अब हमें आपको कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर करते रहेंगे थ्रू योर ब्लड वर्क्स एंड अदर टेस्ट, क्योंकि बात ये हो रही है कि आपका वो जो डैमेज हो गया है किडनीज़ का वो एक हद तक रिकवर हुआ है, और बाकी जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल हो गया है. मैंने कहा यार ओके वॉट एवर हैज़ हैपेंड, मैं कैसे जाके थी, और ये इलाज इतना सीवियर है कि दोबारा हम कर नहीं सकते, बिकॉज हमारी बॉडी इसको बेयर नहीं कर सकती. ये एक दफ़ा ही हमने करना होता है, जो तुम्हें ये मेडिसिन हमने दी हैं, तो ना यू हैव टू लिव विद इट. तो अब मैंने कहा इसके आगे क्या प्रॉबिलिटी है ठीक होने की, फलां की थी. तो भैया दिस इज़ पार्शियल रिकवरी. अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि तुम्हारी बॉडी कैसे इसको रिएक्ट करती है बाद में. मेडिकेशन तो हमने बंद कर दी है, बाकी नॉर्मल जो तुम BP की मेडिसिन या थायराइड की खाते हो या इस तरह की जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मेडिसिन है वो तो तुम्हें थ्रू आउट द लाइफ लेनी पड़ेंगी. बट द पॉइंट इज़ कि वी आर नॉट श्योर कि तुम्हारी बॉडी अब फ्यूचर में कैसे रिएक्ट करेगी. कुछ केसेस में ऐसे होता है कि प्रॉब्ली तुम्हारी बॉडी पॉजिटिवली रिएक्ट करे, अल्टीमेटली तुम्हारी जो किडनीज़ हैं वो फिर मतलब एक सर्टेन लेवल के ऊपर आ जाएं और वो वर्किंग अपनी सही शुरू कर दें. और कुछ केसेस में खुदा न खास्ता ऐसे भी होता है कि वो फेलियर की तरफ चले जाएं और फिर तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो, तुम पहले डायलिसिस पे जाओ, फिर तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो. तो गॉड नो दैट, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. तो जनाब ये उसने मुझे दोनों एस्पेक्ट्स यानी बता दिए कि वन पॉसिबिलिटी वॉज कि यार मैं चलता रहूँ प्रॉब्ली फॉर सेवरल ईयर्स. अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अभी तक चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, उसकी ब्लेसिंग्स की वजह से. और दूसरा ये था कि जनाब मैं उसे कहते हैं 2-3 साल बाद डायलिसिस को ऊपर ऐसे आ जाऊँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ को ऊपर नहीं आया. तो मैं ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि यार बेशक ये पार्शियल रिकवरी थी, बट स्टिल मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, और उसकी वजह से मैं अभी भी चल फिर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ. ये सबसे बड़ा उसे कहते हैं एक पॉइंट है. और उससे भी मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मेरे बच्चे और सब लोग जो से हैं अब वो मेरे पे उसे कहते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा उस जगह पे वापस आ गया कि ठीक है यार डैड बीमार हुआ है, उन्हें पता थोड़ी सी पार्शियल रिकवरी हुई है, एक हद तक रिकवरी हुई नहीं, बट दे नो इट कि नहीं यार डैड इज़ नॉर्मल, ही इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और हम कनाडा में एक अच्छी ज़िंदगी डैड के साथ गुजारेंगे. और इसके बाद क्योंकि ये पार्शियल रिकवरी हुई थी, मुझे अब यहाँ पर कनाडा में रहना था हमेशा के लिए, तो ये फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि मुझे फिर जो नौकरी है अपनी वो मुझे क्विट करनी पड़ी, क्योंकि अब मेरी ये मुमकिन नहीं था कि मैं फिर अकेला पाकिस्तान में जाके रहूँ, और अभी मेरी 7-8 साल नौकरी थी कि मैं उस नौकरी को करूँ और सब कुछ. लेकिन फिर यू हैव टू मेक एट टाइम्स हार्ड चॉइसेस. एक तो ये जैसे मैं वहाँ जाऊँ और उसके बाद अपनी प्रमोशंस लूँ और सब कुछ करूँ. और ये था कि मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त स्टेटस दे दिया हुआ है, ग्रेड 20 तक मेरी प्रमोशन पहले हो गई थी, मैं इतने सालों से था, अब आगे 2 ग्रेड ही रह गए थे 21 और 22. मैं कहा 22 तक भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन जाहिर बात है इट इज़ नॉट ग्रेड दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ माई फैमिली लाइफ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली माई हेल्थ दैट इज़ इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे जनाब फिर मैं आज की ये वीडियो ख़त्म करता हूँ. इंशाल्लाह फिर अगली किस्त में आगे जो रुदाद है वो आपको सुनाऊँगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपके ताउन का बहुत शुक्रिया जनाब. खुदा हाफिज़.